हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आप तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आपकी तैयारी को देखते हुए एक क्लास लेके आया हूं मैं, और इस क्लास के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्लास जो मैंने बनाई है दोस्तों, आपकी बुक से बनाई है, बुक पर आधारित है। जो बुक के क्वेश्चन है, बुक के चैप्टर हैं, उनसे मैंने क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों। तो यहाँ से क्वेश्चन मैच होने के 100% चांस है। ठीक है, तो एक तरीके से आप पूरी क्लास देखो साथ में। ठीक है, और जिन प्रश्नों का आपको आंसर आता है वो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। तो पहला प्रश्न है कि जन सूचना पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है और यह नागरिकों को किस प्रकार की सुविधा प्रदान करता है। पहला ऑप्शन, आधार पंजीकरण आवश्यक करना, यूआरएल प्रदान करना, सरकारी योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना, या विभागों की शिकायतें दर्ज कराना। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों, सरकारी योजनाओं की जानकारी एक स्थान पर उपलब्ध कराना। सी ऑप्शन इज राइट बच्चों, सरकारी योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना। उम्मीद करूंगा ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है कि एसएसओ का नया यूजर रजिस्ट्रेशन किन किन तरीकों से किया जा सकता है जिससे यूजर अपनी पहचान प्रमाणित कर सके। आधार के माध्यम से, भामाशाह के माध्यम से। तो यहाँ पे दोस्तों दोनों ही सही है, आधार के माध्यम से भी होता है और भामाशाह के माध्यम से भी होता है। तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन, ए और बी दोनों। तो यहाँ पे लगा लीजिए दोस्तों सी ऑप्शन में, ठीक, ए और बी दोनों यहाँ पे सही ऑप्शन होगा। ठीक है, उम्मीद करूंगा दूसरा प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि राजस्थान संपर्क पोर्टल में शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा चरण शामिल नहीं है। बताओ कौन सा नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे जो चरण शामिल नहीं है ना, वो है मॉडरेशन शामिल नहीं है दोस्तों। यहाँ पे कौन दोस्तों, मॉडरेशन यहाँ पे शामिल नहीं है। सी बी ऑप्शन आएगा दोस्तों यहाँ पे तीसरे में। उम्मीद करूंगा ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आज के चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत प्रति परिवार प्रति वर्ष अधिकतम कितनी राशि तक का स्वास्थ्य बीमा लाभ प्रदान किया जाता है। 25 लाख, 20 लाख, 10 लाख या 5 लाख। दोस्तों ऐसी कंडीशन में, मतलब आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आपको 5 लाख तक का बीमा प्रदान किया जाता है बच्चों, 5 लाख तक का। ठीक है, यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन, 5 लाख। ठीक है, अब चलते हैं आज के पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवें प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि आयुष्मान भारत योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है जो इसके लाभ और कवरेज को दर्शाता है। आयुष्मान भारत योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है जो इसके लाभ और कवरेज को दर्शाता है। केवल एक राज्य में लागू है, केवल सरकारी योजनाओं में लागू है, केवल निजी अस्पतालों में लागू है, या पूरे देश में लागू है। यहाँ पे आएगा बच्चों डी ऑप्शन। ये क्या होता है दोस्तों, पूरे देश में लागू होता है। यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब 5 प्रश्न पूरे हो चुके हैं और 5 में से आपके कितने प्रश्न सही हैं वो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं सभी बच्चे। अब चलते हैं आज के छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि राजस्थान संपर्क के माध्यम से नागरिक किस प्रकार अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर से, ऑनलाइन पोर्टल से, मोबाइल एप्लीकेशन से, या उपरोक्त सभी। तो बच्चों यहाँ पे आएगा, देखो आप टोल फ्री नंबर से भी आप कर सकते हैं, मतलब 181 पे आप कर सकते हैं सीधा। और बात करें यहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल, मोबाइल एप्लीकेशन, तीनों ही आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे उपरोक्त सभी आएगा। उम्मीद करता हूँ छठा प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आज के सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न पूछ रहा है कि एसएसओ का मुख्य उद्देश्य क्या है जो यूजर एक्सपीरियंस और सिस्टम एफिशिएंसी दोनों को बेहतर बनाता है। एसएसओ का मुख्य उद्देश्य क्या है जो यूजर एक्सपीरियंस और सिस्टम एफिशिएंसी दोनों को बेहतर बनाता है। हेल्प डेस्क कॉस्ट कम करना, कस्टमर सर्टिफिकेशन बढ़ाना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, या उपरोक्त सभी। दोस्तों यहाँ पे आएगा, मतलब पहला ऑप्शन भी सही है, हेल्प डेस्क कॉस्ट कम करना, कस्टमर सर्टिफिकेशन भी बढ़ाना, ये भी सही है, और प्रोडक्टिविटी बढ़ाना भी, ये भी सही है। तो यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। क्या आएगा बच्चों, उपरोक्त सभी आएगा, डी ऑप्शन। उम्मीद करूंगा ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आज के आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है कि राजस्थान जन आधार योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। राजस्थान जन आधार योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। प्रत्येक परिवार को यूनिक आईडी दी जाती है, परिवार की महिला मुखिया को आईडी दी जाती है, प्रत्येक सदस्य को अलग अलग 16 अंकों की आईडी दी जाती है, या आधार नंबर को जन आधार से लिंक करना हो सके। तो यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे बच्चों प्रत्येक सदस्य को अलग अलग 16 अंकों की आईडी दी जाती है, ये यहाँ पे गलत है। तो सी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न पूछ रहा है कि डीबीटी का मुख्य उद्देश्य क्या है जो सरकारी योजनाओं को पारदर्शिता लाने में मदद करता है। तो भाई पूरा उद्देश्य क्या है, पूरा नाम क्या है इसका। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, या बात करें डाटाबेस ट्रांसफर, या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आएगा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं आज के 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे
कि पासपोर्ट सेवा केंद्र पीएसके का मुख्य उद्देश्य क्या है और ये नागरिकों को किस प्रकार की सेवा प्रदान करता है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है और यहाँ पे सेवा प्रदान करता है वो करता है दोस्तों पासपोर्ट सर्विस की। किसकी बच्चों? पासपोर्ट सर्विस की यहाँ पे करता है। सी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि आईआरसीटीसी के संदर्भ में पीएनआर का अर्थ होता है और ये किस प्रकार जानकारी को दर्शाता है। आईआरसीटीसी के संदर्भ में पीएनआर का अर्थ होता है और ये किस जानकारी को दर्शाता है। पहला ऑप्शन पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, पब्लिक नेम रिजर्वेशन या पर्सनल नेशनल रिकॉर्ड या नन ऑफ द अबव। दोस्तों यहाँ पे पीएनआर की बात की जाए तो पीएनआर का जो पूरा नाम होता है ना वो होता है बच्चों यहाँ पे पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। क्या होता है बच्चों? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है। तो 11वां प्रश्न भी आप सभी बच्चों का सही हो गया होगा, मैं उम्मीद आपसे ये करता हूं। अब चलते हैं आज के 12वें प्रश्न की ओर। दोस्तों क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है तो उन बच्चों के पास जरूर शेयर करो जिनके आरएससीआईटी के एग्जाम है। तो उम्मीद करूंगा सभी बच्चे शेयर करेंगे इस चीज को। अब चलते हैं 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल एनवीएसपी के माध्यम से ईपीआईसी का क्या अर्थ होता है और ये किस प्रकार के दस्तावेज को दर्शाता है। पहला ऑप्शन इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल आइडेंटिटी कोड या बात करें इलेक्ट्रोल पब्लिक आईडी कार्ड या नन ऑफ द अबव। बताइए दोस्तों एनवीएसपी के माध्यम से, ध्यान रखना है यहाँ पे एनवीएसपी का पूरा नाम क्या होता है? नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। क्या होता है बच्चों? नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, यहाँ पे एनवीएसपी का नाम होता है पूरा। तो यहाँ पे जो बात करें ईपीआईसी का अर्थ क्या होता है तो ये होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन या इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड होगा। ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है कि आधार की विशेषता क्या है और ये किस प्रकार की पहचान प्रदान करता है। आधार की विशेषता क्या है और ये किस प्रकार की पहचान प्रदान करता है। पहला ऑप्शन 12 अंकों की संख्या, दूसरा यूआईडीएआई द्वारा जारी पहचान, सी ऑप्शन दोनों ए और बी या नन ऑफ द अबव। क्या होगा बच्चों? तो यहाँ पे आधार की जो विशेषता है ना एक तरीके से 12 अंकों की संख्या होती है आधार कार्ड में। इसको जारी कौन करता है दोस्तों? यूआईडीएआई संस्था जारी करती है इसको। यहाँ पे आएगा दोनों ए और बी दोनों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये भी आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे कि आईआरसीटीसी एसएमएस सर्विस का उपयोग किस नंबर के माध्यम से किया जाता है जो रेलवे से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। बताइए बच्चों क्या होगा इसका सही जवाब? 148, 191 या 139 या 911। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कि एसएमएस सर्विस का जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है दोस्तों 139। ओके, यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट 139। ठीक है, कुछ बच्चों का सवाल है कि सर पेपर में कितने परसेंट आते हैं। ठीक है, कितने नंबर का पेपर होता है और कितने परसेंट सही करने पे हम पास हो जाएंगे। देखिए बच्चों यहाँ पे जो आपका पेपर होता है ना, पेपर में आपको 35% मिलेंगे बच्चों। कितने मिलेंगे? 35% मिलेंगे। ठीक है, और 35% की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पे आपको जो समय मिलेगा ना 35% करने के लिए आपको समय की बात की जाए दोस्तों तो समय मिलेगा आपको 1 आवर का, मतलब 1 घंटे का मिलेगा। अब 1 घंटा मतलब 60 मिनट का आपको समय मिलेगा। ठीक है, और इस 60 मिनट के अंदर आपको पूरे 35% करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें कि प्रत्येक पर्सन कितने का नंबर का होता है तो 35% आएंगे। प्रत्येक पर्सन आपका 2 नंबर का होगा तो यहाँ पे 70 नंबर का आपको एक तरीके से पेपर होगा। मतलब कितने का होगा दोस्तों? 70 नंबर का पेपर होगा। अब बात करें आपको पास होने के लिए आपको 14% सही करने होंगे। 14% सही करने होंगे। ठीक है, ये पास होने का आंकड़ा है, मतलब 28 मार्क्स लाने हैं। 70 में से कितने मार्क्स लाने दोस्तों? 28 मार्क्स आपको लाने हैं। ठीक है, तो आप पास हो जाओगे। और हाँ, जो आपकी एग्जाम होगी ना वो आपकी ओएमआर सीट पे एग्जाम होगी। ऐसी ओएमआर सीट मिलेगी जहाँ पे ऐसे गोले मिलेंगे आपको, और यहाँ पे जैसे मान लो पहले का दूसरे का ऐसे मिलेगा। जो आपको सही है उसको ऐसे फिल करना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, मतलब यहाँ पे मिलेगा ऑप्शन ए बी सी और डी ऐसे मिलेंगे ऑप्शन। आपको जो भी सही लग रहा है वो आप ऐसे फिल करना पड़ेगा। और मैंने वीडियो बना रखी है इसके ऊपर, ओएमआर शीट कैसे फिल करें, आप देखना जरूर उसको। ठीक है, उम्मीद करूंगा ये भी आपको नॉलेज आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। तो यहाँ पे चलते हैं अगले पर्सन की, और अगला पर्सन है हमारा 15वां। यहाँ पे 15वां पर्सन पूछ रहा है आपसे कि टीडीएस क्या का अर्थ होता है, मतलब टीडीएस का क्या अर्थ होता है और ये किस प्रकार की कर प्रणाली से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे बात की जाए 4 ऑप्शन आपके सामने, टाइम डिपॉजिट स्कीम, टोटल डिपॉजिट स्कीम, टैक्स डेडिकेटेड एट सोर्स या नन ऑफ द अबव।
4 ऑप्शन है और आपके हिसाब से कौन सा यहाँ पे सही होगा 15वें में, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं सभी बच्चे आंसर इसका। तो यहाँ पे आएगा बच्चों टैक्स डेडिकेटेड एट सोर्स, सी ऑप्शन इज राइट। 15वें में क्या आएगा बच्चों, सी ऑप्शन आएगा। उम्मीद करूंगा 15वें में आपने सभी बच्चों ने सी पे टिक कर लिया होगा, ठीक है, ओके। अब चलते हैं आज के 16वें प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न क्या है कि नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल NVSP की शुरुआत किस अवसर पर की गई थी जिससे मतदाता सेवाओं को डिजिटल रूप में सुलभ बनाया जा सके। पहला नेशनल इलेक्शन डे पे, या फिर बात करें नेशनल सोशल सर्विस डे पे, नेशनल वोटर्स डे पे, या नन ऑफ द अबोव पे। बताइए बच्चों क्या होगा इसका सही जवाब। तो यहाँ पे NVSP की शुरुआत की बात करें तो वो की गई थी दोस्तों नेशनल वोटर्स डे पे की गई थी, सी ऑप्शन इज राइट बच्चों। अब चलते हैं आज के 17वें प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी स्टोरेज कैपेसिटी एक सामान्य CD DVD की स्टैंडर्ड कैपेसिटी के अनुरूप नहीं मानी जाती है जबकि अन्य विकल्प सामान्यतः उपयोग में आते हैं। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब कि निम्न में से कौन सी स्टोरेज कैपेसिटी एक सामान्य CD DVD की स्टैंडर्ड कैपेसिटी के अनुरूप नहीं मानी जाती है जबकि अन्य विकल्प सामान्यतः उपयोग में आते हैं। पहला ऑप्शन 630 MB, 4.7 GB, 9.4 GB, या फिर बात करें 13 GB। तो यहाँ पे आएगा बच्चों 13 GB। कितना आएगा 13 GB नहीं मानी जाती, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन 13 GB, ओके। 17वें में कर लीजिए सभी बच्चे डी ऑप्शन यहाँ पे, उम्मीद करूंगा सभी ने कर लिया होगा। अब चलते हैं आज के 18वें प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न है कि HDMI में प्रयुक्त HD का पूरा नाम क्या होता है और ये किस प्रकार की क्वालिटी को दर्शाता है। तो ये दर्शाता है बच्चों हाई डेफिनेशन को। किसको, हाई डेफिनेशन। यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट। 18वें में क्या आएगा बच्चों, सी ऑप्शन आएगा हाई डेफिनेशन। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब चलते हैं आज के 19वें प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी ऑप्शन में निम्न में से कौन सा विकल्प वैलिड नहीं माना जाता जबकि अन्य डिस्प्ले मोड कॉमनली उपयोग किए जाते हैं। कौन सा नहीं माना जाता भाई, कंप्यूटर ओनली, इन्वर्टेड, डुप्लीकेट, या एक्सटेंड। क्या होगा सही जवाब इसका। तो यहाँ पे नहीं माना जाएगा बच्चों इन्वर्टेड, ठीक है। तो लगा लीजिए यहाँ पे बी ऑप्शन पे टिक। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा 19वें में बी। अब चलते हैं आज के 20वें प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि VGA केबल में कुल कितने पिन होते हैं और ये किस प्रकार के सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए उपयोग किया जाता है। VGA केबल की बात की जाए दोस्तों तो इससे हम कैबिनेट को कैबिनेट को मॉनिटर से कनेक्टेड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें जैसे आपके पास में एक कैबिनेट है और ये आपके पास में मॉनिटर है, तो आप सीधा क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे जा करके जो आपका ये कैबिनेट रखा हुआ है ना, इसको आप सीधा कनेक्टेड कर सकते हैं इससे, ठीक है। और ये इसे बोलते हैं VGA केबल। फिर क्या बोलते हैं इसको, VGA केबल बोलते हैं। और इसमें जो पिन होते हैं ना वो ऐसे होते हैं, देखो ऐसा एक केबल दिखाई देती है, इसका मुंह ऐसा, इसमें 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5, और फिर यहाँ पे भी एक लाइन होती है जिसमें 1 2 3 4 और 5 ऐसे दिखाई देते हैं। और ये जो पिन होते हैं ना टोटल 3 रो में होते हैं। कितनी रो होती है दोस्तों इनकी, 3 होती है। मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको, 3 रो होती है इनकी, जैसे एक ये रही, दूसरी ये रही और तीसरी, ये 3 रो होती हैं। और इसमें टोटल 3 रो में कितने होते हैं दोस्तों, 15 पिन पाए जाते हैं 3 रो में। कितने पिन पाए जाते हैं, 15 पिन पाए जाते हैं इनमें। तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट 15 पिन। कितने बच्चों, 15 पिन यहाँ पे पाए जाते हैं, सी ऑप्शन इज राइट। 20वें में कर लीजिए सी ऑप्शन। इन 20 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न एकदम सही हो चुके हैं कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। और हाँ, इस क्लास को अभी तक उन बच्चों के पास शेयर नहीं किया जिनकी RSCET की एग्जाम है तो अभी शेयर कर दीजिएगा। अब चलते हैं आज के 21वें प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि निम्न में से कौन सा डिवाइस हार्ड कॉपी प्रदान करता है अर्थात डिजिटल डाटा को फिजिकल फॉर्म यानी कि पेपर में बदलता है। पहला ईमेल, प्रिंटर, फैक्स या सॉफ्टवेयर। बताइए बच्चों क्या होगा इसका सही जवाब कि निम्न में से कौन सा डिवाइस हार्ड कॉपी प्रदान करता है अर्थात डिजिटल डाटा को फिजिकल में बदलता है। मतलब सीधी सी बात है, कौन बदलता है, प्रिंटर बदलता है भाई, PRINTER, प्रिंटर। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। 21वें में क्या आएगा बच्चों, बी ऑप्शन आएगा, प्रिंटर आएगा यहाँ पे। अब चलते हैं आज के 22वें प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर का मुख्य उपयोग क्या होता है और ये किस प्रकार की फंक्शनलिटी प्रदान करता है। पहला बेसिक फोटो मैनेजिंग सॉफ्टवेयर, दूसरा स्कैन डॉक्यूमेंट एडिट करने के लिए एप्लीकेशन, या OCR एप्लीकेशन, या नन ऑफ दीज। यहाँ पे आएगा बच्चों बेसिक फोटो मैनेजिंग सॉफ्टवेयर।
बेसिक फोटो मैनेजिंग सॉफ्टवेयर आएगा बच्चों यहाँ पे। मतलब 22वें में क्या आएगा बच्चों, ए ऑप्शन आएगा, बेसिक फोटो मैनेजिंग सॉफ्टवेयर। अब चलते हैं आज के 23वें प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न पूछ रहा है कि गूगल ड्राइव पर निम्न में से कौन से फाइल टाइप अपलोड किए जा सकते हैं जिससे यूजर अपने विभिन्न प्रकार के डाटा को स्टोर कर सके। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल, इमेज, या बात करें वीडियोज, या उपरोक्त सभी। दोस्तों यहाँ पे हम वर्ड फाइल भी अपलोड कर सकते हैं, इमेज भी कर सकते हैं और वीडियोज भी कर सकते हैं। यहाँ पे आएगा उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन इज राइट बच्चों। क्या आएगा, डी ऑप्शन इज राइट। ओके, उम्मीद करूंगा 23वां प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आज के 24वें प्रश्न की ओर। 24 प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि सीडी में डाटा कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिससे डाटा को डिस्क पर परमानेंटली लिखा जा सकता है। स्टोरिंग, कॉपिंग, बर्निंग या पेस्टिंग। दोस्तों सीडी में डाटा कॉपी करने की जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है, एक तरीके से बर्न कहलाता है, BURN, बर्न कहलाता है। और यहाँ पे मतलब परमानेंटली तरीके से लिखा जा सकता है, तो यहाँ पे आएगा बर्निंग। क्या आएगा बच्चों, बर्निंग आएगा। सी ऑप्शन इज राइट। 24 में क्या आएगा बच्चों, सी ऑप्शन आएगा, बर्निंग आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों आज के 25वें प्रश्न की ओर। 25वां प्रश्न है कि किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले उसकी लेआउट और अपीयरेंस देखने के लिए कौन सा कमांड उपयोग किया जाता है। फाइल प्रीव्यू, प्रिंट, प्री प्रिंट या प्रिंट प्रीव्यू, या बात करें स्टैंडर्ड प्रीव्यू। क्या होगा बच्चों यहाँ पे 25वें में, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं सभी। तो बात करें यहाँ पे 25वें का सही जवाब होगा दोस्तों प्रिंट प्रीव्यू। क्या होगा बच्चों, प्रिंट प्रीव्यू आएगा इसमें। इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंट प्रीव्यू। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज राइट बच्चों। ठीक है, तो चलते चलते एक क्वेश्चन पूछते जा रहा हूं मैं आपको। इस क्वेश्चन का आंसर सभी को देना है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है आज का, कि आप मुझे क्या करोगे, आज की क्लास में मैंने पढ़ाई थी आपको एक फुल फॉर्म जिसका नाम है NVSP। तो NVSP का पूरा नाम क्या होता है भाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए सभी। NVSP का पूरा नाम क्या है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए सभी बच्चे। देखते हैं किन किन का सही होता है भाई। ये NVSP का पूरा नाम क्या होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि अब की बार ऐसी फुल फॉर्म आ सकती है आपके एग्जाम में। दोस्तों कैसे लगे 25 प्रश्न आपको, उम्मीद करूंगा सभी को समझ में आया होगा। अगर आप सभी को पूरे 25 प्रश्न समझ में आए हैं तो इस क्लास को उन बच्चों के पास शेयर करो जिनकी RSCAT के एग्जाम है। ठीक है, तो सभी को इसकी हेल्प मिलेगी। ठीक है, और साथ में सारे अपडेट पाने के लिए आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सारी क्लास देखो मेरी। ठीक है, अगर आपके पास समय कम है तो आप 2x कर सकते हैं, जिससे आपका समय बचेगा थोड़ा सा और पूरी क्लास भी हो जाएगी समय से। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। अपनी तैयारी को और बेटर करते रहिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद।